हेलो 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 हेलो। चलो आ जाओ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए यार, बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए क्या आप सब लोग तैयार हैं? चलो, पहला सेशन होप सो आपका एकदम बढ़िया रहा हो। आ जाइए। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले। आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 को निकालेंगे सभी लोग। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। राइट, ये इंदौर का हमारा ऑफलाइन मैराथन का सेशन नंबर 1 है, ताकि यूट्यूब पे भी जो अपलोड हो तो उन्हें भी पता चले ना क्या चल रहा है, कहाँ के क्या चल रहा है करके ना। चलिए आइए, अब मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, तो सबसे पहली चीज़ सर, चार्जेस का मतलब क्या होता है या ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक ये चैप्टर नंबर 6 जाता है। चार्जेस के रिगार्डिंग ये बात करता है। अब सर सवाल उठता है कि चार्जेस का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 2 के अंदर। डेफिनेशंस तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर ही दी जाती है। तो सेक्शन नंबर 2 ने डिफाइन किया है चार्जेस को। अब चार्जेस का क्या मतलब है? देखो, इट इज एन इंटरेस्ट और अ लीन created on the property or the asset of company or any of its undertaking both as a security and includes mortgage। मतलब क्या हुआ देखिए यार, सिंपल सी बात है। मान लो एक कंपनी है और ये कंपनी का कुछ है ना असेट है। कंपनी के पास क्या है? असेट है। अब ये असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंटेंजिबल असेट भी हो सकता है, कुछ भी हो। असेट तो असेट है। तो ऐसे केस के अंदर कंपनी के ये जो असेट है ना, कंपनी ये असेट को मॉर्गेज करती है। किसके पास करती है? बैंक के पास। बैंक मॉर्गेज करने का मतलब क्या होता है? इसको मतलब गिरवी रखते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, गिरवी रखते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए पेंसिल मेरे नाम पे। अब ऐसे केस में ये पेंसिल को मैं बैंक को देता हूँ और कहता हूँ मुझे इसके बदले क्या दो? लोन दो करके, है ना। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे 1 करोड़ रुपीस है, तो मैं कहूँगा मुझे उसके बदले तुम कितना दो? 80 लाख रुपए दो करके। मांग सकता हूं ना पैसा, बिल्कुल मांग सकता हूं। तो यहां पे बैंक क्या बोलती है कि ये जो असेट है ना, ये असेट के पेपर्स होंगे। क्या होंगे? पेपर्स होंगे। अब ये पेपर्स के ऊपर तुम चार्ज क्रिएट कराओ। क्या क्रिएट कराओ? बोलो, चार्ज। मतलब कल चल के अगर आपकी कंपनी डूबती भी है तो सबसे पहले ये असेट को बेच के जो पैसा आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? वो हमको आने वाला है। वो पैसा हमको मिलना चाहिए। इसका ये मतलब यहाँ पे जा रहा है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे, है ना। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ बोला जा रहा है सर, ये बोला जा रहा है कि देखिए, अब डेफिनेशन देखो, चार्ज इज एन इंटरेस्ट या लीन जो क्रिएट किया जाता है किसके ऊपर? प्रॉपर्टी या असेट के ऊपर ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग्स और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स मॉर्गेज करके। ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? बोलिए मुझे यस सर। चलिए अब देखो नेक्स्ट वाली चीज। अब यह बोला जा रहा है कि जो भी देखो, व्हेनेवर अ कंपनी बोरोज मनी बाय वे ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, या कोई भी चीज़ हम लोग अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं ना, तो ऐसे केस के अंदर ये जो पैसा है हम लोग क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी या असेट से रिलेटेड सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट करते हैं। वो प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ लेंडर। लेंडर मतलब कौन हो रहा है यहाँ पे? बैंक। जो अपने को लोन दे रहा है ना, वो व्यक्ति को यहाँ पे लेंडर कहा जा रहा है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस टू एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जब आप यहाँ पे चार्ज को रजिस्टर करा देते हो ना, मतलब जब भी आपने कोई भी असेट से रिलेटेड चार्ज को रजिस्टर करा दिया रजिस्ट्रार के पास, तो ऐसे केस के अंदर ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। मतलब अगर कोई भी पब्लिक डील कर रही है हमारे साथ और कोई भी पब्लिक जब कंपनी के असेट को परचेस करने के लिए आ रही है, जैसे वो कंपनी के MOA को देखता है। MOA का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे केस के अंदर उसने ये चार्ज को भी देखना चाहिए। ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। ऐसी वाली बात की जा रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने असेट परचेस कर लिया मान लो, और अब वो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, अब ऐसे केस के अंदर क्या वो व्यक्ति बोल सकता है कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की करके? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एक क्या है बेटा? बताइए मुझे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस है करके। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को समझे? यस। देखो, ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट्स है? सभी लोग बोलेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। दिस मीन्स दैट एनी पर्सन हु विशेस टू लेंड मनी टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी और बाय इट कैन एवर रेफर टू द MCA पोर्टल एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज चार्ज ऑन द असेट। मतलब बोला जा रहा है कि मैं MCA पोर्टल के ऊपर जाऊंगा और मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि अगर मुझे ऐसा नजर आ गया क्या कि इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए क्या? नहीं यार,
यार, फिर मैं क्यों प्रॉपर्टी को खरीदूँ, आप ही बताओ, है ना। चलिए आइए, तो ये क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप रजिस्ट्रार को फाइल करते हो ना, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है, मतलब ये डीम्ड मान लिया जाता है, मान लेते हैं हम लोग इस चीज को क्या, कि सामने वाले व्यक्ति को पता है इस चार्ज के बारे में। परफेक्ट है, बोलिए सभी लोग, जमाएं, चलो आओ ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लोटिंग। बोलो कौन से दो प्रकार के, फिक्स्ड फ्लोटिंग, फिक्स्ड चार्ज फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये जो फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है, ये स्पेसिफिक एसेट, क्या बोला मैंने, सभी लोग बोलो, स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात करूं आपके साथ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ओके सर। उसके अलावा ऑफिस प्रीमाइसेस हो गए, मशीनरी हो गए, तो इसके अगेंस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, हमें पता है कि यही वो मशीनरी है। जैसे इस चेयर के अगेंस्ट अगर मैं चार्ज क्रिएट करूं तो मैं कहूंगा ये फिक्स्ड चार्ज हो रहा है करके, समझ रहे, मतलब एक आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी है, आइडेंटिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज है, आप समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे केस के अंदर जो भी चीजें है ना वो आइडेंटिफाइड है, क्या है बोलो, आइडेंटिफाइड है ना। तो देखो स्पेसिफिक अगेंस्ट के अंदर ये चार्ज क्रिएट किया जाता है जो परमानेंट नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, ऑफिस प्रीमाइसेस हुआ, मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑफ द कंपनी एंड अनलाइक, ये बाकी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फर्दर दीज असेट्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अ फिक्स्ड चार्ज इज यूजुअली क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्गेज और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। मतलब बोला जा रहा है कि मुझे एक बात बताइए, आप क्या मशीनरी उठा के आप बैंकों के देके आओगे क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसके पेपर्स देते हो, जैसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोला जाता है। जैसे अपना प्रॉमिसरी नोट भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही हुआ, बराबर ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चीजें की जा रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, उसी प्रकार से चीजें यहाँ पे की जा रही है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं क्या, बोलिए जल्दी से, है ना। आइए उसके बाद देखो, when charge is created on such asset, the charge remains fixed and the borrowing company is not permitted to sell such asset though it may be used by them करके। मतलब क्या बोला यहाँ पे कि सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चार्ज है ना, जो चार्ज आप लोग क्रिएट करते हो ऐसे असेट्स के ऊपर, ये जो भी असेट्स है उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट जा रहे हैं ये फिक्स होते हैं। मतलब क्या यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति क्या असेट को सेल कर सकता है क्या किसी और को, नहीं सर, वो बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो असेट अंडर फिक्स्ड चार्ज, इसको आप सेल कर सकते हो ओनली विद द परमिशन एंड द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। मतलब बैंक की परमिशन लगेंगी, क्या बोल रहा हूं मैं, बैंक की परमिशन लगेंगी अगर आप असेट को बेचना चाहते हो। जैसे देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है, कंपनी के मेरे असेट्स है, मैं इस असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करता हूं बैंक ऑफ इंडिया के पास और बैंक ऑफ इंडिया से चार्ज रजिस्टर हो जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे ये असेट को बेचना चाहता हूँ तो परमिशन किससे लगेंगी, बैंक ऑफ इंडिया से। समझ रहे बात को, बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है वो, और कुछ नहीं। आ जाइए अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन सा, अब फ्लोटिंग चार्ज के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। अब ये फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज मतलब ये ऐसे अगेंस्ट के अंदर क्रिएट होता है, ये ऐसे एसेट्स के अंदर अगेंस्ट क्रिएट होते हैं जो है ना फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बोलो, फ्लक्चुएटिंग नेचर। जैसे मैं अगर बात करूँ आपके साथ, हमारा स्टॉक हो गया, बराबर, जैसे हमारे डेटर्स हो गए, ये सब क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की चीजें हमारी, है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग इसके अगेंस्ट यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। फिक्स्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने वर्किंग कैपिटल लोन नाम से सुना होगा कभी। ये वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब क्या होता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, समझ रहे बात को। अब ये कैसे निकाला जाता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके। तो करंट एसेट्स में क्या आते हैं, डेटर्स आते हैं, सारी चीजें आती है जो फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, जो आसानी से टर्न अराउंड हो जाते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो ऐसे केस में बोला जा रहा है सर कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं ना, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, अनलाइक जैसे रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स और सारी चीजें। द असेट्स अंडर फ्लोटिंग चार्ज कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज द बोरोइंग कंपनी इज परमिटेड टू यूज देम फॉर ट्रेडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फॉर सेल। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या एक व्यक्ति सेल कर सकता है क्या गुड्स को, बिल्कुल
फिक्स्ड वाले इसमें कर सकता था क्या? नहीं। फ्लोटिंग में कर सकता है क्या? हाँ, मैं असेट्स को बेच सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ सेंट्रल के बारे में, हम लोग बात करेंगे सेंट्रल मॉल। अब सेंट्रल मॉल के अगेंस्ट जितने भी गुड्स है वो उसके अगेंस्ट क्या ले सकता है? फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवा सकता है और सामने वाले से लोन लिया। इसका मतलब ये होता है क्या कि वो उसके वहाँ पे कस्टमर आ रहे तो अपन टी शर्ट ही नहीं बेचने दे रहे करके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसको बेचने देंगे, नया स्टॉक आएगा, पुराना जाएगा, डेटर्स क्रिएट होंगे, सारी चीज़ें होने वाली है। तो जैसे नॉर्मली चलने वाला है वैसी चीज़ें होने ही वाली है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? यस, चलिए आइए। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, अब नेक्स्ट वाली चीज़ देखो, अनलाइक द फिक्स्ड चार्ज द असेट्स ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी बाय कंपनी कैन बी डेल्ड बाय कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में असेट्स होते हैं वो जनरली यहाँ पे दिए जाते हैं फ्लोटिंग चार्ज के तहत। अच्छा देखो, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना बेटा, तो जो भी असेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी यहाँ पे बाकी स्टॉक इन ट्रेड है, ये सारे के सारे है ना फिक्स्ड हो जाते हैं। मतलब अब उसके अंदर आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं? अब लिक्विडेटर उसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने वाला है, ऐसी वाली बात आने वाली है। क्योंकि देखो, जब कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी मतलब आपको अपने पूरे असेट्स को बेचना है, उसको लाइबिलिटीज को रियलाइज करवाना है। तो ऐसे केस के अंदर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे जो आपके फिक्स्ड, जो आपके फ्लोटिंग वाले जिसके ऊपर आप चार्ज है ना, अब वो फिक्स्ड की तरह हो जाएंगे। मतलब अब आप उसके अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते हो, वो पूरा बैंक वाले का उसके ऊपर अधिकार आ जाता है। ठीक है, इसे क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? क्रिस्टलाइजेशन। ये पूछा जाता है MCQ के अंदर आती है ये वाली चीज कि व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन करके, तब आपको वहाँ पे लिखना होगा, मतलब बताना होगा वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब असेट हमारी जो चीज़ें है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है और कंपनी लिक्विडेट होती है तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे जो करंट एसेट्स है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। उस फ्रीज करने वाले सिस्टम को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या क्या देखा अभी तक। एक बैंक होती है, बैंक को लोन लेना है, नहीं समझो, ये कंपनी है, बैंक लोन दे रही है किसको? कंपनी को। कंपनी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दी जा रही है बैंक को, बैंक के नाम पर इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, उसे क्या बोला? और बैंक को क्या नाम देंगे हम लोग? चार्ज होल्डर। अब ये जो कंपनी है, क्या कंपनी को इस चार्ज को रजिस्टर कराना होगा? ऑब्वियस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अपने को चार्ज को क्या देखने के लिए तो बनाया नहीं अपन ने, रजिस्टर करोगे तभी ठीक है ना। तो कंपनी ने रजिस्टर करना है किसके पास बोलो? ROC के पास। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के, 30 दिन के अंदर ROC के पास जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा कि हमारी कंपनी को, हमारे कंपनी ने लोन लिया है और लोन के बदले आपने चार्ज क्रिएट करना है करके, ऐसा उन्हें बता दीजिएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यस सर। अब देखो, ये जो रजिस्टर ऑफ जो चार्जेस है वो आप दो इसमें कर सकते हो, एक तो CHG1, दूसरा CHG9। CHG1 किसके लिए? शेयर्स के लिए, और CHG9 अदर देन शेयर्स मतलब डिबेंचर्स के लिए। बराबर, आओ देखेंगे इस चीज को बढ़िया तरीके से। देखो, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, क्या बोला हमने? ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। सेक्शन नंबर कौन सा है? 77। अब ये क्या कह रहा है कि अपने कंपनी, एक कोई भी अगर कंपनी होती है जो चार्ज क्रिएट करना चाहती है, चाहे फिर वो विद इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, समझ रहे बात को? कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर, और वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है इनसाइड इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज को रजिस्टर करवाना होगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो है वो आपको रजिस्टर कराते हुए चलना होगा। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब दूसरा देखो, ये जो चार्ज है, ये चार्ज कोई भी चीज पे हो सकता है क्या? हाँ, जैसे टैंजिबल असेट के ऊपर भी हो सकता है, जैसे इनटैंजिबल असेट के लिए भी हो सकता है, समझ रहे? तो एनी टाइप ऑफ असेट, कोई भी असेट हो, चाहे टैंजिबल हो या इनटैंजिबल, जैसे कॉपीराइट्स हो गया, तो ये सारे चीजों के ऊपर हम लोग चार्जेस क्रिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रजिस्टर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, है ना। आइए, अब मैं अगर बात करूं सर कितने दिन के अंदर करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। देखो, प्रोवाइड्स दैट कंपनी क्रिएटिंग चार्ज अगर फेल हो जाती है टू रजिस्टर द चार्जेस विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, तो यहाँ पे कौन रजिस्टर करेगा? फिर बैंक रजिस्टर, मतलब चार्ज होल्डर रजिस्टर। देखो क्या बोला, सबसे पहले देखो बहुत जबरदस्त है, चार्जेस को आप यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद 30 दिन के अंदर क्या करोगे? आप इसको रजिस्टर करोगे। सर हम फेल हो गए रजिस्टर करने से, तो कौन करने वाला है? चार्ज होल्डर। कितने दिन के अंदर? वो भी 30 दिन का ही उसको मौका देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए।
अब देखो रजिस्ट्रेशन बाय परचेसर। अब रजिस्ट्रेशन बाय परचेसर का क्या मतलब होता है? अब मान लो कि ये जो कंपनी है बेटा, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है रिलायंस करके, ठीक है। अब अपन ने क्या कर लिया, ये रिलायंस डूबने की कगार पे थी, तो अपन अब लाते एकदम वर्ल्ड की फेमस कंपनी को, है ना। तो ऐसे केस के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्वायर कर लिए रिलायंस के असेट को। तो मुझे एक बात बताइए, आपको लगता नहीं ये प्रॉपर्टी का मैंने फिर से चार्ज करना चाहिए क्रिएट? अरे बोलो ना, है ना, करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अब पहले कोई और था, समझ रहे आप बात को, अब कोई और है, तो अब जो है आप उसका नाम लिखो ना, किसको? आप आरओसी को बताओ उसका नाम, कि अब प्रेजेंट में कौन है करके, समझ रहे आप बात को। एक्स को भूलना होगा क्या? एक्स कंपनी को भूलना होगा क्या? बोलो भूलना होगा करके, है ना। आइए चलिए, अरे यार तुम आइए, देखो देखो देखो, रजिस्ट्रेशन बाय परचेसर, ये बाद में वैसे इन्होंने पढ़ाया है सेक्शन नंबर 79 में, डिटेल में कंसेप्ट है, बट ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा ही क्यों, जब बाद में लिखना था इनको एक्सप्लेन लेटर, तो यहाँ लिखना नहीं था ना, पर ठीक है। कवर्स अनदर केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वेयर अ कंपनी परचेज्ड सम प्रॉपर्टी, कंपनी ने क्या किया, परचेज किया प्रॉपर्टी को, ठीक है। इन हुज केस द चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इन दिस केस ऑल्सो कंपनी परचेसिंग द प्रॉपर्टी शैल गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ सेलर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार। मतलब पहले किसका नाम था? रिलायंस का, अब उसको काट के आइए, समझ रहे आप बात को, बोलो पक्का है क्या? आइए चलिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब हम लोग चलेंगे कौन सा, हाउ टू रजिस्टर चार्ज के पास। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, अब ये प्रिस्क्राइब फॉर्म यहाँ पे इन्होंने देखिए, देखो CHG 1 और CHG 9, है ना। वैसे अपन ने ऊपर डिस्कस किए थे, CHG 1 इज फॉर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और CHG 9 डिबेंचर्स के लिए, बराबर। तो ये फॉर्म लेके आप जाते हो किसके पास? ये फॉर्म लेके जाती है सर कंपनी जाती है इसको लेके, क्रिएटिंग द चार्ज ड्यूली साइंड बाय कंपनी और चार्ज होल्डर, और किसको फाइल करती है? रजिस्ट्रार के पास। और कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज अलोंग विथ फीस। एक चीज का ध्यान रखना, फीस आपको हर काम में देना ही है रजिस्ट्रार के, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, हाँ। अब देखो वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का। मतलब क्या कि यहाँ पे जो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके साथ कि हम लोग यहाँ पे हमारे कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी का जो सर्टिफिकेट है, इनका क्या कहना है? देखो यार, टाइटल ऑफ डीड्स तो आप दे ही रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, उसके साथ साथ आपने एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट क्या बताता है? वेरिफिकेशन के बारे में बताता है कि ये, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल अनअकैडमी इस असेट को गिरवी रखना चाहता है बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये जो स्मार्ट बोर्ड है। अब ऐसे केस के अंदर मान लो ये वाला जो स्मार्ट बोर्ड है, इसको गिरवी रखने के लिए क्या बोला हमको? वेरिफिकेशन तो दो कि आप जिसको गिरवी रख रहे हो वो आप ही का असेट है करके, ऐसा ना हो किसी और का असेट आपने गिरवी रख लिया, हो सकता है ना, बहुत छोटे लोग हैं, तो ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है ना। आइए तो देखो, एवरी क्या बोला यहाँ पे? अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग, क्रिएट करे या मॉडिफाई करे, ठीक है, ऑफ एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार शैल बी वेरीफाइड एज फॉलोज। तो आपने इसको वेरीफाई करवा के देना चाहिए। अब देखो, अगर प्रॉपर्टी कहाँ पे? प्रॉपर्टी अगर सबसे पहले बात करते हैं इन इंडिया में प्रॉपर्टी है तो, ठीक है, प्रॉपर्टी अगर इन इंडिया में है तो ऐसे केस के अंदर कौन कौन सर्टिफिकेट को साइन करने वाला है? डायरेक्टर कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, या अथराइज ऑफिसर या चार्ज होल्डर भी कर सकता है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी, फिर से बोलेंगे। अगर प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में सिचुएटेड है, तो कौन कौन लोग कर सकते हैं? डायरेक्टर कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, चार्ज होल्डर कर सकते हैं, बराबर है ना। ये तीन में से कोई भी लोग कर सकते हैं, ऐसी वाली बात है सर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सिचुएट कहाँ पे हो रही है? बाहर हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर कौन कौन करेंगे? एक तो आप कंपनी का सील लगवा दो, कॉमन सील अगर आपकी कंपनी फॉलो कर रही है तो उसको लगवा दो, चल जाएगा। दूसरा, जो नीचे अपन ने नाम देखे थे उन लोगों से ही करवा लो, या उसके अलावा क्या बोला, कोई और अगर एनी अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड होगा ये मॉर्गेज या चार्ज में, आप उसका भी साइन ले सकते हो। जैसे कई बार मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, नीचे आप पढ़ोगे मैनेजर ऑफ असेट करके ऐसा, तो आप वो मैनेजर की भी साइन लेने वाले हो क्या? हाँ, मैनेजर की भी साइन यहाँ पे लेने वाले हो। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? बोलो ना, जमाए, चलो, हाँ गॉटचा, बिल्कुल सही। आइए
ठीक है, इसको ध्यान रखना। CHG1 CHG9 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछते हैं सवाल वगैरह। ठीक है, आ जाइए देखो। 10 इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेटेड टू सोनली टू द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, कॉपी में देखो क्या बोला, एडिशनली आपको कॉपी जोड़ना है, साथ में एडिशनली आपको चीजें जोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरीफाइड issued in some person in and other than the company who is interested in mortgage or charge. This type of verification is not possible then the instrument or deed related to company in India then wholly or partly, ऐसी वाली बात है। तो it doesn't even matter कि अगर आप इंडिया में प्रॉपर्टी है या बाहर प्रॉपर्टी है, हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होनी चाहिए, बस हम इतना समझ रहे हैं यहाँ पे। क्या आप इस बात को समझ गए? नहीं, आसान है एकदम, बहुत सिंपल है। आइए चलो, तो ऐसे अब हम लोग एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट के ऊपर चलेंगे। ये बहुत ही फनी चीज है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। देखिए सबसे पहला क्या बोला, सबसे पहले बोला वैसे तो आपने 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर कर डालना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हो तो हम आपको एडिशनल मौका देंगे। कितने दिन का? 30 डेज का। 30 डेज का, 60 डेज नहीं, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो एडिशनल कितना समय दिया? केवल 30 दिन। यहां लिखा भी है अगर आप देखोगे तो, है ना। तो देखो रजिस्टर विद इन 30 डेज दैट इन 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन विद एडिशनल फीस। लेकिन हमको ज्यादा पैसा लगेगा। पहले अगर मान लीजिए पहले 10,000 पैसा मांग रहे थे, तो अब हम आपसे 15,000 मांग सकते हैं, 20,000 मांग सकते हैं, मेरी मर्जी। समझे आप बात को? यस। उसके बाद देखिए अगर आपने उसके अंदर भी रजिस्टर नहीं किया, क्या बोला? एडिशनल 30 दिन में भी रजिस्टर, तो बहुत ही हो गया अब आपका। अब ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, आपको और फर्दर 60 डेज का मौका देंगे। ठीक है, फर्दर और 60 डेज। और उसमें क्या बोला, फीस कैसा ले रही है देखो ना, एड फीस, मतलब परसेंटेज के ऊपर फीस यहाँ पे लेंगे। समझ रहे? मतलब ये अगर आ गया तो समझना बहुत बेकार काम हो जाएगा करके, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पर फिर आपको फीस देना है। फिर चार्ज की कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू का मान लो 1% भी आ गया, आप सोचो ना 100 करोड़ का चार्ज है, 1% भी आ गया तो 1 करोड़, इतना तो छोटा सा अमाउंट तो होता नहीं है ना। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। समझ रहे आप बात को? बोल दो, है ना। लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं। देखो आपने क्या करना है, अगर आपकी कंपनी 2/11/2018 के पहले की है, ये बात पहले के अंदर से 2/11/2018 के पहले की बात चल रही है, तो हम आपको कितने दिन का मौका देंगे? 30 दिन का। फिर अगर 30 दिन में नहीं कर पाए तो हम आपको और 300 डेज का मौका देंगे। जो अभी 30 कर दिया ना, अब हम आपको और 300 डेज का मौका देंगे। समझ रहे? और उसके बाद अगर उसमें भी आपने रजिस्टर नहीं किया तो फिर और आखिरी बार 6 महीने का मौका देंगे, बस खत्म हो गया करके। अब बचा ही क्या? 330 देने के बाद तो 1 साल तो वैसे ही निकल गया, तो 1.5 साल लगभग 15 महीने तो कहीं नहीं गए ना, 30 ही दिन कम हो रहे, 330 दिन तो वैसे ही आ गए। 30 दिन काट लीजिए तो 1 महीना खत्म, तो लगभग कितना, 15 महीने ज़्यादा ही दे दिए। 12 महीने प्लस 15 मतलब 17 महीने का यहाँ पे समय दिया था आपको ये करने के लिए। उसमें भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर रहने, तो फिर अब हम बताते हैं आपको, है ना। तो ऐसी वाली बात है। तो सबसे पहले बताइए कट ऑफ डेट क्या है? 2/11/2018। उससे पहले अगर चार्ज का क्रिएशन है तो आपको 30 दिन में करना होगा, फेल हुए तो 300 दिन, उसके बाद नहीं हुआ तो 6 महीना। अभी के करंट में क्या है? 30 दिन, फेल हुए तो 30 दिन, फेल हुए तो 60 डेज। बराबर है क्या? बोलो सभी लोग, बराबर है क्या? जमा है क्या? हाँ, चलिए आइए। अब मैं अगर बात करूँ, आप लोग सभी आ जाइए, फटाफट ध्यान दीजिए। अब मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, अब हम लोग चलेंगे दूसरे चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये आपको समझ गया पक्के से? इसको रीड करेंगे आप, लेकिन अभी कर लो रीड फट से, साथ में कर लो। मैंने तो पढ़ा दिया, पर आपने गो थ्रू कर लेना एक बार। कौन कौन मॉड्यूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक? साथ में मॉड्यूल पढ़ते रहो मेरे साथ, है ना। नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो बेटा, हो जाएगा पढ़ के मेरे साथ। आपके पास लिखे हुए हैं नोट्स? फिर इसका फटाफट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली चीज पे चलेंगे। कौन कौन बोध ग्रुप दे रहे हैं? यहाँ से बोध ग्रुप दे रहे हो?
चलो चालू करें, आगे बढ़े। चलिए आइए, देखिए पढ़ लिया आपने पूरा, टाइम लिमिट तक वगैरह 30 दिन और उसके बाद एडवलम फीस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी गई थी। ठीक है, अब देखो इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अब क्या होता है, आप सभी लोगों ने बेटा ये पूरे बढ़िया तरीके से CHG1 CHG9 डाल दी है, किसको, ROC को। तो ROC उसके बाद क्या करेगा, इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट दे देगा कि ठीक है हम लोग आपके चार्ज को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, ये दो इसमें दिया जाएगा, एक तो CHG2 फॉर्म में होता है और दूसरा CHG9 फॉर्म में होता है, सॉरी 3 फॉर्म में होता है। ठीक है, 3 किसके लिए होने वाला है, मॉडिफिकेशन के लिए। जब मॉडिफिकेशन, जब चार्ज से रिलेटेड चेंजेस होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने इंटरेस्ट रेट चेंज किया, आपने कुछ प्रॉपर्टी चेंज की, प्रॉपर्टी एडिशन किया, डिलीशन किया, कुछ भी हो सकता है चेंजेस में, तो ऐसे केस में उसके लिए CHG3 फॉर्म आता है। और CHG2 किसके लिए आता है, ये जो ओरिजिनल जो आपने कोई भी आपने ये जो 1 और 9 दिए उसके लिए CHG3 दे दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वेयर द चार्ज और मॉडिफिकेशन इज ड्यूली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन शैल बी इशूड बाय रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर वो क्या होता है बेटा, प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर वो चीजें यहाँ पे डाली जाती है। द सर्टिफिकेट सो इशू बाय द रजिस्ट्रार शैल बी कॉन्क्लूसिव एविडेंस। कैसा एविडेंस होता है, कॉन्क्लूसिव, मतलब एक बार अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको तो ये फुल प्रूफ मान लिया जाता है कि अच्छे तरीके से पूरे चार्जेस रजिस्टर हो चुके हैं, आपने कोई भी कमी नहीं दिखाई है करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। बराबर है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। तो कैसा एविडेंस सभी लोग बोलेंगे, कॉन्क्लूसिव एविडेंस माना जाता है। सेक्शन नंबर 77 डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन चेंजेस, जहाँ पे बेटा कंसल्टेशन विद द RBI, अगर कुछ चेंजेस को ऐसा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कुछ चेंजेस जो रहे ना आप उसको मत बताना करके, जैसे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली मार्केट रेट से यहाँ पे जनरली है ना, मार्केट रेट से ऐसा लिंक्ड होता है। तो ऐसे केस के अंदर फिर आप नहीं भी बताओगे तो भी क्या चल जाने वाला है, क्या बिल्कुल चल यहाँ पे जाने वाला है, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीज बोली गई है। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेज या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। मुझे एक बात बताइए कि अगर अब आप यहाँ पे चार्जेस को रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखो बोला जा रहा है कि सर देखिए आपने क्या किए थे, कंपनी है, कंपनी ने किसी असेट का चार्ज क्रिएट किए थे, किसके पास, बैंक के पास। ठीक है, बैंक को असेट दे रहे हैं तो आपको चार्ज क्रिएट करना था। मान लो आपने चार्ज को क्रिएट नहीं किया तो ऐसे केस के अंदर क्या मान लिया जाएगा, कल चल के अगर कंपनी डूबी तो क्या बैंक का फेवर वो असेट के ऊपर माना जाने वाला है, क्या माना जाने वाला है, क्या बताइए मुझे, नहीं माना जाने वाला है, क्योंकि आपने रजिस्टर ही नहीं किया। अगर आप रजिस्टर करते तो जरूर से फेवर माना जाता, पर रजिस्टर नहीं किए तो हम लोग क्यों मानेंगे फिर उनको। तो ऐसे केस में सर ये तो सही हो गया ना, ये तो जबरदस्त हो गया, आप कंपनी बोलेंगे फिर मैं रजिस्टर ही क्यों करूं, जबरदस्ती बैंक को क्यों मैं दूं, उससे अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को, अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को, बाकी सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं, ऐसी वाली चीज नहीं है। अगर कंपनी नहीं चाहती है रजिस्टर करने के लिए तो हम चार्ज होल्डर को क्या दे देंगे, चार्ज होल्डर के पास पावर दे देंगे कि अगर वो चाहे तो जा सकती है बाहर और क्या कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है चार्जेस को। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, मतलब देखो सबसे पहला क्या बोला, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो पूरा के पूरा चार्ज वॉइड बन जाएगा। सभी लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, वॉइड, अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। मतलब लिक्विडेटर या क्रेडिटर बोलेंगे हम नहीं मानते ये चार्ज को, ये तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वैलिडिटी खत्म। तो ऐसे केस के अंदर फिर देखिए, तो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप क्रेडिटर हुज चार्ज हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड विल बी रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ अनसेक्योर्ड क्रेडिटर।
तो भली कहने के लिए आप सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर रह जाओगे, बाकी आपको ट्रीट कैसे करने वाले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह आपको ट्रीट यहाँ पे करने वाले हैं। नाइदर द लिक्विडेटर नॉर एनी अदर क्रेडिटर विल गिव लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द चार्ज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब इसकी कोई भी लीगल वैधता नहीं होती है। कल चल के कंपनी डूबी तो आप हमसे पैसा मांग सकते हो क्या, नहीं मांग सकते, ऐसी वाली बात है, ठीक है। बट दिस शैल नॉट प्रिजुडाइज एनी कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज। मतलब बोला जा रहा है सर कि यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, इट विल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज से रिलेटेड अवॉइड नहीं करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ आपके साथ, आपने बैंक से लोन लिया है और लोन के लिए टाइटल डीड्स दिया है जिसमें चार्ज की आवश्यकता नहीं है, तो क्या वो भी वॉइड हो जाएगा क्या नहीं कराने पर? क्या सब चीजें ये सबके सब चीजें रजिस्टर करवाना जरूरी है क्या? नहीं सर, सबकी सब चीजें जरूरी नहीं है। केवल और केवल वो सारे चार्जेस, क्या बोला मैंने, जो असेट से रिलेटेड होते हैं वही आपको रजिस्टर कराना है, बाकी डिपॉजिट वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए आइए अब देखो, अब सर कौन सी वाली चीज आती है, हाँ ये देखिए, further it may be noted that failure to register charge shall not absolve company from its liability in respect of offense under this chapter। मतलब अगर आप फेलियर हो जाते हो तो जो बाद में पनिशमेंट देके रखी है वो तो आपके ऊपर लगने ही वाली है अगर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करोगे तो एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होल्डर प्रायोरिटी की, जितने भी चार्ज होल्डर की प्रायोरिटी है ना बेटा, ये क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो एनी सब्सिक्वेंट चार्जेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो क्या यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, क्या वो कोई भी राइट क्रिएट करेगा क्या बाद में रजिस्टर करके? कोई नहीं, आपने जब तक करना था तब कर लेना चाहिए था। एक बार टाइम लिमिट खत्म हो गई उसके बाद अब क्या आप कर पाओगे क्या? उसके बाद तो आप नहीं कर पाओगे चार्ज को रजिस्टर, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। अब देखो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, कौन बताइए, बाय चार्ज होल्डर, ये कब आता है? 30 दिन के अंदर करना चाहिए था, कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया तो चार्ज होल्डर के पास पावर आ जाता है कि अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। किसके पास? आरओसी के पास। तो इसके लिए जो फीस दी जाती है, क्या मैं वो फीस कंपनी से रिम्बर्स मांग सकता हूं क्या? बिल्कुल। कौन मांग सकता है? बैंक वाला मांग सकता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे देखो यार, कंपनी देखो अगर बीओडी रजिस्टर नहीं करती है तो चार्ज होल्डर जाता है आरओसी के पास, कहता है मैं क्या करूंगा, चार्ज को रजिस्टर करूंगा, फीस पे करता है और इस फीस को वो वसूल सकता है, किससे? कंपनी से वसूल सकता है, ठीक है। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो देखो, कंपनी मस्ट रजिस्टर द चार्ज। सबसे पहली बात, अगर कंपनी 30 दिन में फेल हो गई तो चार्ज होल्डर में अप्लाई टू रजिस्ट्रार। अब चार्ज होल्डर जब अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रार को तो रजिस्ट्रार कंपनी से पूछती है, भैया इसका आया है चार्ज क्रिएट करने के लिए, चार्ज क्रिएट करूँ कि नहीं करूं करके कंपनी से पूछेंगी, कंपनी से रिप्लाई मांगेंगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ 14 डेज तक, कितने डेज तक? 14 दिन तक अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या मान लेंगे, चार्जेस को रजिस्टर कर दो। और अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो कंपनी रजिस्टर्ड बाय इटसेल्फ सफिशिएंट कॉज दैट चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इफ प्रोवाइडेड। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या देंगी, दोनों को सफिशिएंट कॉज बताएंगी कि देखो क्यों, कंपनी को आपको बताना होगा, मतलब कंपनी ने रजिस्ट्रार को बताना होगा सफिशिएंट कॉजेज कि आखिर क्यों ये चार्जेस क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखो फेक डॉक्यूमेंट आपके पास आए, देखो ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सारी चीजें आप बताओगे और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या अलाउ करेगा क्या रजिस्ट्रेशन को? नहीं सर, अलाउ नहीं करने वाला है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं सभी लोग? बोलो जल्दी से, है ना, जम रहा है सभी लोगों को। चलिए आइए देखो, it can be seen from the foregoing discussion that non-registration or delayed registration would seriously affect the charge holder interest. Therefore, law gives the charge holder concession. ठीक है, Section 78 of Companies Act empowers the holder of charge to get the charge registered in case of the company creating the charge on its property fails to do so. अगर कंपनी फेल हो जाती है तो कौन कर सकता है? चार्ज होल्डर कर सकता है, ठीक है। देखो, accordingly, if the charge is created but company is primarily responsible for registering the charge fails so within the prescribed time of 30 days, the person is whose favor the charge is created। मतलब क्या? चार्ज होल्डर के बारे में बात किया, पर्सन इज हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड, तो चार्ज इज क्रिएटेड मे अप्लाई टू रजिस्ट्रार
फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अलोंग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज विद इन प्रिस्क्राइब टाइम फॉर्म एंड मैनर करके। मतलब क्या बोला यहाँ पे, जो ये कौन अप्लाई करेगा, यहाँ पे चार्ज होल्डर अप्लाई करेगा, किसको, ROC को अप्लाई करेगा भैया, कि अब तुम क्या करो, इस चार्ज को रजिस्टर करवा दो करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरा, उसके बाद देखिए, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम चार्ज होल्डर, रजिस्ट्रार किसको नोटिस देती है, कंपनी को, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ, तो ऐसे केस के अंदर ये अलाउ करेंगे रजिस्ट्रेशन कितने डेज के लिए, 14 डेज ऑफ गिविंग नोटिस के लिए, 14 दिन के लिए यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, अदरवाइज हम लोग सीधा रजिस्टर कर देंगे। हाउएवर, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, शैल नॉट अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होल्डर इफ कंपनी रजिस्टर्स या शोज सफिशिएंट कॉज दैट सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर। तो आपको क्या चार्ज को रजिस्टर करने की आवश्यकता है क्या, नहीं सर, नहीं आवश्यकता है आपको। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए फीस को कौन रिकवर करने वाला है, सवाल ही नहीं उठता, चार्ज होल्डर फीस को रिकवर कर लेगा। पढ़ लो एक बार आखिरी वाला पॉइंट। चलो चले आगे, पक्का आओ। देखो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है या आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को अगर आपने एक्वायर किया है तो उसमें क्या होगा, और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द चार्ज से रिलेटेड क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग हैं तैयार, बोल दीजिए, है ना। चलिए देखो, टू सिचुएशंस आर कंटेम्पलेटेड, दो सिचुएशन आपके सामने बन सकती है। सबसे पहला, एक्विजिशन ऑफ कंपनी ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, जैसे रिलायंस का ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एक्वायर किया प्रॉपर्टी को। और दूसरा, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स, जैसे इंटरेस्ट रेट बदल रहे, असेट कोई बदल रहा है या कोई चीज चेंज हो रही है, तो उसे मॉडिफिकेशन बोला जा रहा है। तो मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस या मॉडिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, 77 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाले प्रोविजन है, CHG1 CHG9 याद आ रहा है, तो वो वाले पूरी चीजें एज इट इज क्या होने वाली है, यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे, अब कंपनी है एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, तो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ होल्डर ऑफ चार्ज, मतलब बैंक के परमिशन से हमने उस प्रॉपर्टी को बेचा, बराबर, यस, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कंपनी एक्वायरिंग इट, मतलब जो भी कंपनी इसे खरीद रही है, जैसे रिलायंस BOI की परमिशन से मुझे असेट को बेच रहा है, तो जो भी व्यक्ति इसको खरीद रहा है, मतलब मेरी कंपनी ने क्या करना चाहिए, चार्ज को रजिस्टर कराना चाहिए सेक्शन नंबर 77 के अनुसार। तो सेक्शन नंबर 77 आपसे क्या कहता है कि आप क्या करो, चार्ज को रजिस्टर करो। क्या करो, बोलो, चार्ज को रजिस्टर करो। इन अदर वर्ड्स, अर्लियर चार्ज शुड बी वैकेटेड एंड इन इट्स प्लेस न्यू चार्ज शुड बी रजिस्टर, है ना, ऐसी वाली बात बोली गई है। अब सर दूसरा देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वेयर देयर इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस, तो अगर आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा चार्ज लगता है, मॉडिफिकेशन का चार्ज। किसका चार्ज लगता है, बोलो, मॉडिफिकेशन, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना, इंटरेस्ट रेट का, बाकी कोई ऐड करना, ये सारी चीजें। देखो सेक्शन 79 स्टेट्स कौन सी चीज है, एनी मॉडिफिकेशन इन द चार्ज, ठीक है, टू बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद 77। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है वेरिएशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, जैसे चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट हुआ या म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय या ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। कुछ एग्जांपल्स को देख लो, वेयर चार्ज इज मॉडिफाइड बाय वेराइंग टर्म्स एंड कंडीशंस,
मॉडिफिकेशन इज इन परस्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट फॉर एनहांसिंग या डिक्रीजिंग लिमिट्स के लिए, कभी कभार ज्यादा अमाउंट के लिए था अपना लोन, अब अपन ने लोन के अमाउंट को कम कर लिया है, समझ रहे। उसके बाद देखो मॉडिफिकेशन अगर परिपासु चार्ज को सीड करने के लिए, खत्म करने के लिए या स्टेबल करने के लिए, उसके बारे में बात है। चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन को आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के चेंजेस क्या हो सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इशू ऑफ मॉडिफिकेशन या इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप क्या करोगे, जो ROC है ना बेटा, वो CHG 3 के अंदर, सभी लोग बोलेंगे क्या, CHG 3 के अंदर वो आपको मॉडिफिकेशन इशू करता है। जैसे वहां पे CHG 19 तो आपने दे दिया था, अब यहाँ पे आपको CHG, एक तो आपको CHG ये कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कौन से, इसका मॉडिफिकेशन के लिए, और नॉर्मल वाले इसके लिए कौन सा बराबर है ना, आपको 1 आप देते हो, 2 वो देता है, 3 भी वही देता है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आ जाओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनीज रिपोर्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अब ये सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो यार, एक है कंपनी ने लिया है बैंक से लोन, बैंक से लोन लेने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया है क्या, चार्ज। अब ऐसे केस के अंदर होता क्या है, अब जब कंपनी कल चल के इस लोन को रीपे कर डालती है, क्या कर डालती है बोलो, इस लोन को रीपे, पैसे को पे कर डालती है, लोन को फुल ऑफ कर डालती है, पे कर डालती है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि हमने चार्ज को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। बोलो क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, है ना। तो इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। आओ, इनका कहना है कि जब आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जिस दिन आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हुआ है ना, उस दिन से लेके आपने कितने 30 दिन तक, क्या बोला यहाँ पे 30 डेज तक, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रीपेमेंट, आप क्या करोगे, इंटीमेट करोगे। किसे इंटीमेट करोगे, मुझे तो नहीं, ROC को करेंगे ना, तो ROC को आपने इंटीमेट करना है, ठीक है। ये टाइम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना, फ्रॉम 30 टू 300 डेज करके हम इसे चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या बोला, और विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज, लेकिन आपको कैसे देना होगा, एडिशनल फीस के साथ यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ने वाला है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे क्या, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना। आइए अब देखो, नोटिस ऑफ द होल्डर ऑफ चार्ज बाय रजिस्ट्रार करके। अब ये जो होल्डर ऑफ चार्ज है, सभी लोग बोलेंगे कौन, होल्डर ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। अब होल्डर ऑफ चार्ज वाली जो चीज है ना बेटा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो होल्डर ऑफ चार्ज है, क्या वो भी नोटिस दे सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर दे सकता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन द रजिस्ट्रार शैल शो कॉज अ नोटिस, ये किसे भेजा जाएगा, होल्डर को भेजा जाएगा। बैंक, देखो कंपनी ने इंटीमेट किया कि मैंने सेटिस्फाई कर दिया चार्ज को, अब बैंक से तो पूछोगे ना, उनका राइट खत्म कर रहे हो आप, तो बैंक से तो पूछना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर आप बैंक से पूछते हो कि हमें रिप्लाई दो कि हम क्या चार्ज को सेटिस्फाई करवा दे, क्या चार्ज को खत्म करवा दे क्या, और कितने दिन का समय दो, 14 डेज का, 14 दिन के अंदर हमें बता देना कि क्या हम चार्ज को सेटिस्फाई करें या ना करें। अगर रिप्लाई नहीं आया तो कर डालना, समझ रहे। आ जाओ देखो, on receipt of intimation, charger shall show cause the notice to be sent to the charge holder for charge calling upon him to show cause within such time as specified in the notice but not exceeding कितना 14 days to यहाँ पे क्या, टू वाई द पेमेंट इन फुल सेटिस्फैक्शन और फुल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड करके। उसके बाद देखो, इफ नो कॉज इज शोन बाय द चार्ज होल्डर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रार शैल एंटर द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन फाइल करता है, आपको पूछेंगे तो कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है, इस चीज का आप ध्यान रखेगा। तो रजिस्ट्रार मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे फाइल करता है, जो उसके पास रखा होता है। हाउएवर नो नोटिस इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी सेंट इन केस इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार इन दिस रिगार्ड इन स्पेसिफाइड फॉर्म। अगर आप कर डालते हो ना, अगर मतलब आप बता देते हो कि ठीक है यार कि हो चुका है करके, तो रजिस्ट्रार को ऐसा कुछ बाकी कुछ चीजें जैसे 14 डेज वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसके लिए भी रुकने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पे सामने वाली बैंक ही भेज देवे कि हाँ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो चुका है, तो सीधा रजिस्ट्रार क्या कर देंगे, सीधा फिनिश कर देंगे, मेमोरेंडम को पास कर देंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन सा, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। देखो कंपनी ने क्या कर दिया, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कर दिया। अब ना ही कंपनी बता रही है आरओसी को, और ना ही कौन बता रहा है, ना ही चार्ज होल्डर बता रहा है। यहाँ पे ना ही कंपनी बता रही है, ना ही चार्ज होल्डर बता रहा है।
तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला मैंने, ऐसे केस के अंदर क्या आरओसी सीओ मोटो डिसीजन ले सकती है क्या कि मैं चार्ज को सेटिस्फाई कर लेता है करके, बताइए मुझे, है ना। या अगर कोई थर्ड पार्टी आके इनसे कहती है कि देखो देखो चार्जेस सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी क्या मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या आप इस बात को समझे, है ना। आओ देखो, सेक्शन 83 एम्पावर करता है रजिस्टर टू मेक एंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्जेस इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम इन द बाय द कंपनी करके, है ना। भले कुछ भी इंटीमेशन नहीं आया हो, लेकिन रजिस्ट्रार क्या खुद से एंट्री कर सकती है क्या, बिल्कुल। लिखो वहां पे सीओ मोटो करके, सभी लोग डालेंगे सीओ मोटो लिख के रखेंगे वहां पे, ठीक है। देखो, the situation would arise where property subject to charge is sold to third party and neither company nor charge holders had intimated registrar regarding the satisfaction of earlier stage. Accordingly, with respect to the registrar charge, if evidence is shown that satisfaction of registrar that debt secured by the charge has been paid or satisfied wholly or in part, that the part of the property undertaking charge has been released from the charge or ceased to form the part of the company's property, मतलब सेल कर दिया, और undertaking ही में enter registration of charges, कौन सा, memorandum of satisfaction। ही का मतलब कौन हो रहा है, रजिस्ट्रार को रेफर कर रहे हैं लोग, है ना। तो ही में का फाइल बोल रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सर आरओसी है ना, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन कर डालता है कब, जब उसके पास एविडेंस लगता है, कौन से चीज का सर, ये चीज का कि जो डेट सिक्योर था ना चार्ज के कारण वो पे हो चुका है, जो असेट है पहले असेट कंपनी का था अब असेट नहीं रहा, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस को फाइल कर देंगे, कौन, खुद से। यहाँ पे सीओ मोटो आरओसी करने वाली है, ठीक है। देखो, the part of the property or the undertaking has been released from the charge or has ceased to form the part of the company's property और undertaking, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन बाय द अफेक्टेड पार्टीज 30 दिन का यहाँ पे मौका दो और सर्टिफिकेट भी इशू करो, कौन से, इसमें CHG 5 के अंदर, खुद से जब करे तो CHG 5 आता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या मैनेजर, अगर कोई भी व्यक्ति, समझना बात को, कोई भी व्यक्ति, अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हो हमारे असेट्स को मैनेज करने के लिए, तो आपने ये मैनेजर के पास पावर होता है वो असेट से रिलेटेड, तो आपको आरओसी को तो इंटीमेट करना पड़ेगा ना कि हमने ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है करके, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ठीक है। हम यहाँ पे आरओसी को बता रहे हैं कि हमने क्या करके रखा है, हमने एक मैनेजर को अपॉइंट करके रखा है जो इंस्ट्रूमेंट को हमारे बिहाफ में आपको देगा, आपसे रिसीव करेगा, साइन करेगा और सारी चीजें हमारे बिहाफ में करने वाला है, उसका लोड आप मत लीजिएगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। देखो, the appointment of receiver or manager giving intimation thereof to the company and the registrar. Accordingly, if the person obtained an order for appointment of receiver or the person to manage the property which is subject to, क्या बोला है, which is subject to charge, if the person appoints such receiver or person under any power contained in any instrument, तो अगेन वो वाली चीजें, he shall give the notice of such appointment to the company and registrar along with the copy of instrument, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जिस दिन से आपने मैनेजर को अपॉइंट किया है 30 दिन के अंदर आपने सामने वाले को बताना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, पनिशमेंट अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो सेक्शन का, तो अकॉर्डिंग इफ एनी कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर, मतलब ये पूरे चैप्टर के बारे में बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो कंपनी को कितने का फटका, 5 लाख का, और ऑफिसर को कितने का, 50,000 का, तो 5 लाख 50,000, ठीक है। 50,000, 5 लाख, 50,000, 5 लाख, 50,000 किसको, एम्प्लॉइज को, और कंपनी को कितना, 5 लाख का, बराबर है। सभी को समझा है, बोलिए, है ना। किसी को कुछ पूछना है? सर अगर कोई भी पर्सन फॉल्सली मिसरिप्रेजेंट करता है, फॉल्सली जानबूझ के सामने वाले को ठगने के लिए जानबूझ से उससे झूठ कहता है ताकि वो उससे पैसा ऐंठे, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, 447 के अंदर लपेट देंगे। 447 का आपको याद है कि वो एक लिमिट है, 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विच एवर इज लोअर, फिर उसके बाद इसके अंदर का फ्रॉड हुआ तो क्या, इसके ऊपर का हुआ तो क्या, ऊपर के इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में है तो क्या, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो क्या, याद आ रहा है आपको। फिर वहाँ पे जेल होती है 3 साल से लेके 6 साल तक की, या एक 6 महीने से लेके 10 साल तक की, ऐसी भी जेल है, एक शायद वो 3 साल से लेके 10 साल तक की, दोनों 10-10 साल की जेल है ना। और यहाँ पे फाइन भी प्रिस्क्राइब्ड है कितने का, बोलो कितना, अप टू 3x ऑफ अमाउंट,
अप टू 3x ऑफ अमाउंट करके 447 में बेटा, मैं 447 की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं याद है लेकिन, है ना, चलिए पढ़िएगा उसको। चैप्टर नंबर कौन से इसमें पता है आपको? 3 में है, बराबर ना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट में, है ना। हाँ चलिए आइए, तो 447 के अंदर अपने को क्या करना होता है? लपेटना होता है। अब देखिए यहाँ पे रैटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को सुधारना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चीज़ ओमिट हो जाती है, तो क्या मुझे एक बात बताइए, कंपनी उनको इंटीमेट कर सकती है क्या कि प्लीज़ आपसे ये रॉन्गफुल चीज़ें हुई है, आप इसको ठीक कर दीजिए करके? क्या ठीक करने के लिए बोल सकती है? बिल्कुल बोल सकती है। और कौन से फॉर्म के अंदर बोलती है? CHG 8 के अंदर बोलती है कि भैया प्लीज़ जो आपने गलती की है ना उसको सुधार के रख दीजिएगा। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। चैप्टर नंबर 6 अपना यहाँ पे होता है फिनिश। ठीक है, चलिए कितना समय में, मैं 1 घंटा लगाऊंगा शायद, है ना। चलो फिर भी ठीक है, फास्ट हुआ। किसी को बहुत ज़्यादा तो फास्ट नहीं लगा, बोले क्या चल रहा है करके, ऐसा तो नहीं लगा ना। चलिए ठीक है, अमेजिंग। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू